हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। तो हम देख रहे थे इनऑर्गेनिक का डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर, जिसमें मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, बहुत सारी बातें आपको बताई थी। तो जब तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा डी ब्लॉक का, तो आपका पार्ट 2 देखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो पहले जाके पार्ट 1 देख के आओ, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी जाएगी इसकी, तो आप पहले पार्ट 1 देखना, फिर आपको पार्ट 2 और ज्यादा क्लियर होएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो वहां पे हम बात कर रहे थे, लास्ट टॉपिक हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख रहे थे। पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी वहां एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या देखी थी? एटॉमिक रेडियस की बात करी थी। अब हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई के ऊपर, कि जो भी डी ब्लॉक के 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उनका आयनिक रेडियाई का क्या होता है, तो कैसा ट्रेंड होता है। तो हमारा सबसे पहले देखो, क्या 3D सीरीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये तो तुम्हें लर्न हो गए होंगे अभी तक। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं आयनिक रेडियाई, मतलब इनके जब आयंस बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं? आयंस। स्कैंडियम है तो स्कैंडियम 3+ बन जाता है। टाइटेनियम है तो टाइटेनियम 4+ बन जाता है। ये मैं 3+ 4+ क्यों लिख रही हूँ अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। मैग्नीज है, Mn2+ भी रहता है, Mn7+ भी रहता है, Mn5+ भी रहता है, ठीक है। तो इनके ऊपर जब आयन आ जाए तो हम कैसे उसकी आयनिक रेडियाई बताते हैं। तो आयनिक रेडियाई जो होता है हमारा, आयनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होएगा? एनायनिक चार्ज के, ठीक है। एनायनिक चार्ज, जितना ज्यादा एनायनिक चार्ज होगा और जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज होएगा, उसके इनवर्स रिलेशन है कैटायनिक चार्ज। विजिबल है, ठीक है। तो मैंने कहा कि आयनिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनायनिक चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैटायनिक चार्ज के। जितना ज्यादा उस पे पॉजिटिव चार्ज होएगा, कैटायन मींस पॉजिटिव, जितना ज्यादा उस पे पॉजिटिव चार्ज होएगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी छोटी होएगी, और जितना ज्यादा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी बड़ी होएगी। तुम्हें पता है कि अनायनिक आयन मतलब नेगेटिव, तो एक तुम्हारा स्कैंडियम है। पहली बात तो ये जितने भी हैं वो सब मेटल्स हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं? मेटल जैसी। तो अगर मैं बात करूं एक बार कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो इनके वही सब प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेटल की होती है। तो मैं बचपन से पढ़ रहे हैं मेटल की प्रॉपर्टी क्या होता है? डक्टाइल, लस्टर, ठीक है। और इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है, ठीक है। तीसरी बात, इनकी हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी होती है, हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी होता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि इनकी हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ऐसे जैसे देखो ऐसे डी ब्लॉक के हमारे होते हैं, तो इनके पास मान लो 1 2 3 4 5, तो इनके पास अभी भी 5 जगह खाली हैं इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्यों है? क्योंकि इनके अंदर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस, इंटरेक्शन बोल दो अट्रैक्शन बोल दो, बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो इस पे हमारा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, तो इसे ध्यान रखना। तो मैंने ये सब क्यों बताया? यहाँ पे बताने के लिए कि स्कैंडियम जो होते हैं, ये जितने भी ये हैं वो सब मेटल्स हैं। तो मेटल की स्टेट हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पहली बार तो नेगेटिव नहीं आएगा। दूसरा, अगर नेगेटिव कहीं आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया उसकी शेल में, और पॉजिटिव का मतलब कि चला गया, ठीक है। तो चला गया, तो देखो जब कोई चला जाता है, मान लो यहाँ था और ये था, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन था और वो चला गया है, तो ये छोटा हो गया, छोटा हो गया ना। इसलिए कहा कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक आयनिक रेडियाई उसकी उतनी छोटी, इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक आयरन है और एक आयरन 2+ है, तो दोनों में से किसका छोटा साइज होएगा? तो ऑब्वियस है किसका होएगा? आयरन 2+ का, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो वो अपना एक शेल जो है वो छोड़ चुका है, तो इसलिए इसका एटॉमिक साइज छोटा होएगा, ठीक है। अगर बड़ा पूछे तो इसका होएगा, छोटा पूछे तो Fe2+ का होएगा। तो ये था हमारा आयनिक रेडियाई के बारे में। तो ऐसे तुम कैटायनिक एनायनिक करके बता सकते हो। तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्रोमियम 2+ बड़ा है कि क्रोमियम 3+ बड़ा है,
या आयरन 2+, आयरन 3+, इनमें से अरेंज करो इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऐसे तुम इन्हें किस भी हाफ पे अरेंज करोगे कि जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका आयनिक रेडियस उतना छोटा। ठीक है, तो ये रिलेशन वहां पे तुम याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा आयनिक रेडियाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा आयनिक रेडियाई हमने डिस्कस कर लिया, एटॉमिक रेडियस हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये एटम्स तो अभी चाहिए होंगे हमें। ठीक है, पार्ट 1 जरूर देख लेना, तभी तुम्हें ये सब समझ आएगा कि क्या बात चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्ड वाली प्रॉपर्टी, हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यही सारे नाम लिख लो तुम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अभी तक तो लर्न ही हो गए होंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, कहां से? फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। किसके? हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम किस स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में। क्या बोला मैंने? किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, क्या होता है? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, कि आयंस को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी लगाई जाती है। ठीक है, आयंस को एटम्स में से हमें इलेक्ट्रॉन्स को, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। जितना इजीली हम रिमूव कर सकेंगे उतनी कम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो जितनी इजीली हम निकाल पाएंगे इलेक्ट्रॉन, उसकी उतनी ही कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो इजीली रिमूव हो रहा है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी जिसका हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सके। ठीक है, तो एटम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिमूव, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो उसमें और किसका होना चाहिए? जो एटम होना चाहिए ना, वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। गैसियस और आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम। ठीक है, तो अगर हम किसी के, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये हमारी शेल्स बनी हुई है, मेरे को इसमें से निकालना इजी है कि इसमें से निकालना इजी है? तो सबसे पहले तो निकलता वैलेंस शेल में से है, और इजी भी इसमें से रहेगा। ठीक है, तो हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, और उस एनर्जी जो हम लगा रहे हैं रिमूव करने के लिए, उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो H2 है हमारा, तो H2 तो पहले तो ये गैस उसमें है, मॉलिक्यूल फॉर्म में है, पहले तो इसे एटम बनाओ। ठीक है, मान लो ये H और H एटम बन गए। अगर ये एटम अभी सॉलिड स्टेट में है तो इसे पहले गैस में कन्वर्ट करो। ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन ये कहती है, एक तो वो आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, और ऊपर से गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तब उस एटम के हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे इजीली। ठीक है, तो अभी क्या बात हुई है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो ये है हमारी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो या एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z इफेक्टिव। ठीक है, तो साइज देखो, साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा किसी एटम का, जितना साइज बड़ा होगा मतलब उसमें उतनी शेल्स होंगी, और उसमें से बाहर वाली शेल जो होगी वो न्यूक्लियस से दूर होगी तो दोनों में इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं होगा, तो हम इसीलिए इजीली रिमूव कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसके अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस के साथ कम है। ठीक है, तो इसीलिए जिसका जितना बड़ा साइज उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, क्योंकि हम इजीली निकाल पा रहे हैं। दूसरा, जिसका साइज जितना छोटा उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास रहेगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसको रिमूव करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं Z इफेक्टिव की। तो पहले हमने Z इफेक्टिव पढ़ा है पिछली वीडियो में, उससे देख के आना। वहां पे क्या था, यही कि पॉजिटिव था, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे इनके बीच के अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहां हमने रिलेशन देखा था कि Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो वही बात यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये भी साइज के इनवर्सली, ये भी साइज के इनवर्सली, तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली।
जिसका Z इफेक्टिव जितना ज्यादा है, मतलब इनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे ये सारी बातें, समझ आया? तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, देखो हमें पता है जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और हम ऐसे ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है एक हमारा जो हाफ फील्ड होता है, ये देखो हाफ फील्ड है ना, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक तो हाफ फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल, या फुल्ली फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे भरते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 फिल करने का भी तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ हाफ फील्ड है, यहाँ कैसा है, फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड। तो इन दोनों में से ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे स्टेबल होते हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे हम मान लो इसमें ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d4 4s, 3d5 4s1। ठीक है, ये ध्यान रखना, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, 3d10 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होएगा या इसमें से, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया मैग्नीज 2+ में स्टेट में है। ठीक है, मैग्नीज 2+ स्टेट में है, मतलब इसकी जो पहले सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिए, कितना बना ये 3d5 बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s में से क्या बचा हमारा 3d5। अब ये कैसा हो गया, हाफ फील्ड स्टेबल हो गया। तो अगर मैं कहूं कि अब मुझे इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये दोनों बहुत आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि ये वैलेंस शेल में थे, लेकिन अब हमारा जो हो गया वो पेनल्टीमेट शेल आ गई, अंदर वाली शेल आ गई, और ऊपर से हाईली स्टेबल हो गया, हाफ फील्ड स्टेबल हो गया, तो इसीलिए अब इसको आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये सब था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब यहाँ तक हो गया, नोट कर लिया सारी बात। अब यहाँ पे एक चीज देखो, तो देखो तुम अपने बुक वगैरह में एक चीज देखोगे, ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी 1 लिखा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे करके 2 लिखा होगा, और आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, 1 मतलब सबसे पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, जैसे आयरन था वो गैसियस स्टेट में था, आइसोलेटेड था, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये बन गया आयरन प्लस में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये होगी इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अब इसमें से तुम्हें एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अब तुम्हारे आयरन प्लस में से तुम्हें एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो ये बन गया आयरन 2+। ठीक है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कि इसमें से अब जो इसका प्रोडक्ट है ये हमारा रिएक्टेंट बन जाएगा, अब इसमें से तुम्हें एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो ये क्या बन गया आयरन 3+। ठीक है, तो ये होती है हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर पूछा जाए कि इन तीनों को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। आयरन होता है 3d6 4s2। ठीक है, तुमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बचा 3d6 4s1, s में से निकलना था, इजी था। ठीक है, आयरन 2+, अब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है इसमें से, तो क्या बचा 3d6 4s0 हो गया, ये भी निकल गया, एक ही इलेक्ट्रॉन था निकल गया। अब बात आती है आयरन 3+ की, तो ये हो गया 3d5। ठीक है, 3d5, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। अगर अब तुमसे कोई पूछे आयरन 4+, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये d5 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले हमारे ऐसे कि आयरन पहले प्लस में से निकला, फिर 2+ में से निकला, फिर 3+ में से निकला, तो ये होगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये आयनाइजेशन एनर्जी 2, ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो ऐसे करके हम किसी की भी आयनाइजेशन 1 2 का पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करें कि लेफ्ट टू राइट क्या होएगा,
टॉप टू बॉटम क्या होगा अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम किसी की भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या थर्ड कितनी भी पूछ सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से उतने एटम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, साइज के साथ क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा साइज के साथ कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो तुमने देखा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो एटॉमिक का साइज भी अलग अलग तरीके से वेरी कर रहा था। करना तो क्या चाहिए था कि डिक्रीज ही करते रहना चाहिए था, छोटा छोटा होना चाहिए था, लेकिन पहले डिक्रीज हो रहा था, फिर कांस्टेंट रह रहा था, फिर इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो पहले डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर कांस्टेंट रह रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो जब साइज में वेरिएशन आ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी क्या आएगी, वेरिएशन। इसीलिए किसी में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो किसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो सबकी आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे डिफर करती रहती है। ठीक है, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ फर्स्ट वाले की बात करूं तो उसका ट्रेंड लगभग ऐसा होता है, जन, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, ठीक है, ऐसे करके आयनाइजेशन एनर्जी का हमारा एक ट्रेंड होता है। तो यहां अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ फर्स्ट की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की अगर मैं तुम्हें बताऊं, निमोनिक की तुम्हें सिर्फ बताऊं कि इसको कैसे इन्होंने अरेंज किया हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, जन फे को, ठीक है, क्यों नहीं मन। ठीक है, जन फे को क्यों नहीं मन, टी कर वो सक। ठीक है, टी कर वो सक, सब ऐसे करके तुम लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रेंड है ये तुम्हारा। ठीक है, तो इसको तुम कैसे लर्न करोगे, जन फे को क्यों नहीं मन, जन फे को क्यों नहीं मन, टी कर वो सक, टी कर वो सक, ऐसे करके तुम इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1 लर्न करोगे। अदरवाइज जनरली इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था लेफ्ट टू राइट, लेकिन जब इसका साइज का जनरल ट्रेंड नहीं है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी का भी जनरल ट्रेंड नहीं होता, वो वेरी करता है, डिफर करता है। लेकिन अगर सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो तुम्हारा ये वाला ट्रेंड फॉलो होगा। तो यहाँ से तुमसे अगर पूछ ले तो तुम्हें इसके लिए निमोनिक्स लर्न करनी पड़ेगी और फिर तुम उसका इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगी तुम्हारी लेफ्ट टू राइट की बात। अगर तुम बात करो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम के लिए मुझे इसके बाकी के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। ये हो गया, लेफ्ट टू राइट समझ आ गया। एक बार और देख लो, जन फे को क्यों नहीं मन, टी कर वो सक। ठीक है, तो ऐसे करके इसे लर्न कर लेना। अब देखो, अब बात कर रहे हैं हम टॉप टू बॉटम में। टॉप टू बॉटम के लिए स्काइला, ठीक है, स्काइला, टी जरा हाफ, ठीक है, वी नोबिता, ऐसे करके सारे लर्न करे हुए हैं। और लास्ट वाला हो जाएगा जिंक कैडमियम मरकरी। ये तो हमें वैसे लर्न होते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी। ठीक है, तो अगर मुझे टॉप टू बॉटम जाना है तो सेम जैसे मैंने एटॉमिक रेडियस में बताया था कि जो हमारा ये वाला ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप होता है, 3 to 12 ग्रुप होते हैं ना, तो जो हमारा थर्ड ग्रुप होता है इसमें वही जनरल ट्रेंड चलेगा जो नॉर्मली चलता है। देखो, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मतलब मैं इसमें से जो मेरा लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इजीली निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, न्यूक्लियस से दूर होएगा, अट्रैक्शन कम होएगी, तो मैं इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हूँ। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा क्या होगी, स्कैंडियम की, फिर यूट्रियम की और फिर हमारे लेंथेनम की। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड था थर्ड ग्रुप के लिए, थर्ड ग्रुप के लिए। लेकिन जब मैं बात करती हूँ फोर्थ से लेकर 12 ग्रुप तक की, तो ये ट्रेंड थोड़ा सा बदल जाता है। हर बार वही चीज आती है, ड्यू टू लेंथेनॉइड्स। बीच में क्या आ जाते हैं, हमारे लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं।
ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स की वजह से, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एफ ब्लॉक की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये सारा ट्रेंड चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? ठीक है, ये होती है हमारी 3D सीरीज, ये होती है हमारी 4D सीरीज और ये होती है हमारी 5D सीरीज। तो 3D से 4D तो वही ट्रेंड रहेगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब मैं 4D से 5D जाऊंगी तो मेरे यहाँ के बाद क्या आ गए हैं? लैंथेनम। लैंथेनम के बाद उसमें क्या हुआ? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पास पास आ गए तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। 5D वालों की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक का वहां पे, एफ ब्लॉक वाले जो थे उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट था, एफ शेल वाला पुअर शील्डिंग इफेक्ट था। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट था तो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाया, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गई तो साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब हम 3D से 4D जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन 4D से 5D जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, रीजन बता दिया तुम्हें मैंने। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा किसके लिए? 4 to 12 ग्रुप के लिए। अब मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा कि 5D की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, फिर 3D की, फिर 4D की। यहाँ पे क्या बात आ गई? यही वाली कि लैंथेनॉइड्स आ गए तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है एफ ब्लॉक का, तो वो पास पास आ जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉप टू बॉटम की बात, लेफ्ट टू राइट की बात। ठीक है, तो तुमसे सारी बात मैंने कर ली। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हमने देखा एटॉमिक रेडियस, सेकंड हमने किसकी बात करी थी? आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, फिर हमने बात करी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है कौन? डी ब्लॉक वाला एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत स्पेस होता है ताकि ये औरों के साथ अट्रैक्शन कर सके। ठीक है, इंटरेक्शन कर सके। तो अगर मैं अब बात करूं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि जब हमारे जो हमारा एटम होगा उसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, कितने निकालूं कि उसके बाद वो कंपाउंड या एटम स्टेबल हो जाए। ठीक है, मैं कितने इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं इसके वैलेंस शेल में से कि उसके बाद ये स्टेबल हो जाए, या तो बिल्कुल कंप्लीटली वो हो, फिल्ड हो, या फिर हाफ फिल्ड हो, या बिल्कुल ही एम्प्टी हो। तो ये तीन केसेस होते हैं जिसमें वो अपनी स्टेबिलिटी शो करता है। तो स्कैंडियम स्टेबल कब होता है? स्कैंडियम 3+ में। ठीक है, और इससे पहले मैंने तुम्हें अभी जो पीछे आयनाइजेशन एंथैल्पी बताया है, तो वहां क्या था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी होती है और सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी होती है। ठीक है, और बाकी किसी भी दो को कंपेयर करना है तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस पे उसे जज कर सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाली और सबसे लोएस्ट स्कैंडियम की। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो स्कैंडियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर देता है तो वो आर्गन में पहुंच जाता है, नोबल गैस बन जाता है। ठीक है, तो स्टेबल हो जाता है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले ली, स्टेबल हो गया। तो स्कैंडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मैक्सिमम 3। तो एक स्कैंडियम ही पूरे इस सीरीज में एक स्कैंडियम ऐसा है जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बाकी सब मोस्टली 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में एक छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है जिसमें इसके सारे लिखे हुए हैं कि ये +3 में है। ठीक है, ये +3 +4 में भी शो करता है। तो मेन इसकी +4 है। क्यों? क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या हो जाता है? ये स्टेबल हो जाता है। तो +4 वाले को थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में करा हुआ है तुम्हारे। ठीक है, वेनेडियम में क्या हो गया? +5। ठीक है, क्रोमियम क्या होता है? 3d5 4s1। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि वो +3 में ज्यादा स्टेबल होता है, +3 में ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे ऐसे वो क्यों बोलते हैं? देखो, होना तो चाहिए क्रोमियम का 3d5 4s1, तो क्रोमियम को तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई, फिर तो वो स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? क्रोमियम जो होता है वो +3 में स्टेबल होता है।
मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसमें क्या बचेगा 3d3। तो जब हम आगे कोऑर्डिनेशन चैप्टर करेंगे तो उसमें हम जो ये डी ब्लॉक है ना उसे ऐसे सेपरेट कर देंगे, ठीक है। एक 3 में टूट जाएगा और एक 2 में टूट जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 हम ऐसे फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेबल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड दिख रहा है ना तुम्हें, तो हाफ फिल्ड वाला स्टेबल होता है। तो यहाँ पे इससे ज्यादा ये स्टेबल है। जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, लेकिन तुम्हारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में यही बता रखा है कि ये 3d3 में ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये T2G और EG लेवल में टूट जाता है, T2G और EG लेवल में। तो ये T2G लेवल में सबसे अच्छा स्टेबल होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैग्नीज देखो, सबसे अच्छा हमारा मैग्नीज होता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से लेकर +7 तक, ठीक है। सबसे हाईएस्ट सबसे पूछी जाए तो तुम्हारी किसकी होती है, 3D सीरीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, मैग्नीज की, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम ऐसे जाते हैं तो यहाँ ऐसे ऐसे इंक्रीज होता रहता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। तो मैग्नीज की सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। जब ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन 3d5 4s2 सातों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। +2 भी करता है तो भी 5 में स्टेबल हो जाता है। ऐसे करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जिंक हमारा +2 में रहता है, कॉपर +1 +2 में रहता है, ठीक है। जो निकल है वो +2 में ज्यादा रहता है, कोबाल्ट हो गया +3 में, आयरन +2 में भी, +3 में भी, +1 में भी, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई हुई है। तो ये भी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें शो कर सकते हैं। अगर मैं बाकी सीरीज में से पूछूं कि सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, 3D सीरीज में पूछा जाए तो मैग्नीज, ठीक है। और अगर मैं बाकी टोटल डी ब्लॉक में से तुमसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को पूछूं तो वो होता है तुम्हारा ऑस्मियम, जो कि +8 तक शो करता है, ठीक है, ऑस्मियम वाला, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक रोडियम भी होता है जो मेरा +8 शो करता है। तो ये दोनों ही, या रोडियम बात कर लो या ऑस्मियम कर लो, ये दोनों ही सबसे मैक्सिमम पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम ऑस्मियम शो करता है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। और 3D सीरीज में तुमसे पूछा जाए तो मैग्नीज जो है वो सबसे ज्यादा शो करता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। तो यहाँ से हमने बात करी इसकी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। उसके बाद हम 5th प्रॉपर्टी की इसकी डिस्कशन करते हैं। ये नोट हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताया मैंने। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, जनरली हमारी लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो स्कैंडियम से लेकर हम कहाँ जाते हैं, जिंक तक जाते हैं ना। तो स्कैंडियम की सबसे लोएस्ट डेंसिटी होती है। जैसे ही हम स्कैंडियम से जाते रहते हैं लो, मतलब इंक्रीज होती रहती है। लेकिन कॉपर के बाद जिंक पे आते ही क्या होता है, एक डिप शो होता है। जिंक पे आते ही एक डिप शो होता है और जिंक जो होता है वो डिक्रीज दिखाता है डेंसिटी में। जनरली क्या होना चाहिए था, इंक्रीज, लेकिन जिंक क्या दिखा रहा है, डिक्रीज अपनी डेंसिटी में। क्यों? क्योंकि वहां पे वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है, जिंक के वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है। तो हमें पता है वो इनवर्सली रिलेशन होते हैं वॉल्यूम के साथ। तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद अगर ये तो था 3D सीरीज की बात, अगर पूरे में अगर हम बात करें तो ऑस्मियम और इरिडियम की सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी होती है। इससे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने कहा ऑस्मियम सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट करता है +8, और वहां मैंने रोडियम कह दिया था जो कि रुदेनियम आएगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना, रुदेनियम की होती है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको करेक्ट कर लेना वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मियम और इरिडियम की सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होती है, और इन दोनों में से भी इरिडियम की सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी होती है। और अगर 3D सीरीज की बात करें तो देखो स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक इंक्रीज ही हो रही है ना, जिंक पे जाके डिप आया है, तो कॉपर की क्या होती है, सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां तक हमने बात कर ली डेंसिटी की। उसके बाद ये जो मैंने अभी तुम्हें इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताया था, जो मेल्टिंग पॉइंट बताया था, तो ये भी इनकी प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर हम ध्यान रखें, क्या, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। मतलब क्या होता है,
जो हमारे ऐसे लैटिस बनते हैं, जो हमारे ऐसे सॉलिड में लैटिस बनते हैं, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है वो होती है हमारी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी उतनी ही ज्यादा हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। ठीक है, जितने जिसके ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें उतनी ज्यादा हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। उसके बाद अगर मैं सिक्स्थ बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी वही होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट होएगा उसका। ठीक है, उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होएगा। जैसे हमारा ये है कर्मोव वाली, ठीक है, ये वाली सीरीज है ना जो हमारी क्रोमियम वाली, कर्मोव वाली, तो ये कौन सी होती है, D5 होती है। ठीक है, D5 4s1 करके। तो यहाँ पे टंगस्टन का सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि मास इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो टंगस्टन का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ठीक है, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेंसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर चुके हैं। और क्या प्रॉपर्टी होती है, एक हमारी कितनी हो गई थी, हमारी फिफ्थ सिक्स। ठीक है, अब हमारी सेवंथ प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर कौन, डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, तो ये सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पे भी वही सिस्टम आता है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना तो वो एक्साइट और डी एक्साइट हो सकता है। तो वहीं से तो हमें अगर कोई ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है और वापस बैक आता है तो लाइट जो जाती है वही तो हमें विजिबल होती है, मतलब कलर शो करते हैं जो हमें विजिबल होती है, तो कलर शो होते हैं। तो डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। और यहाँ पे भी वही सिस्टम है जिसमें जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ही अच्छा और डार्क कलर दिखाता है। ठीक है, उतना ही अच्छा कलर दिखाता है। तो इसमें दो टाइप से होते हैं, हम इसमें जो पढ़ते हैं, एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, और दूसरा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक वो कौन से होते हैं, जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं, और ये रिपेल होते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्ट कब होंगे, जब इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा तो वो दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो उतना अच्छा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है, और अगर सारे पेयर्ड होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करता है। ठीक है, तो हमें अगर किसी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, n+2 और इसको अंडर रूट। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लो तुमसे पूछे Mn2+ का, तो तुम पहले लिखो 3d5 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं तो ये 0 हो गए। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 5, 5+2 और ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आंसर आएगा लगभग 6.9। अब मुझे कैसे पता कैसे आएगा, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मान लो 5 है तो उसका आंसर लगभग 6 समथिंग आएगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका आंसर 5.9 आएगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आंसर 2.7, मतलब उससे ज्यादा ही आएगा आंसर हमेशा। ठीक है, तो इसका अप्रोक्स थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये होगी इसकी 7th प्रॉपर्टी, यहीं पे लिख लेते हैं। अगली और क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये एलॉय बनाते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो एलॉयज बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, मान लो आयरन है, आयरन कार्बन के साथ मिलके क्या बनाता है, स्टील बनाता है। ठीक है, तो मेटल मेटल में मिलके, मेटल मेटल में मिलके, या फिर मेटल नॉन मेटल के साथ मिलके क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। और ये जितने भी मेटल होते हैं ये मोस्टली डी ब्लॉक के ही होते हैं।
ठीक है। ये वाले जो मेटल एलॉय बना रहे हैं ना वो मोस्टली कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के, तो इनकी ये भी प्रॉपर्टी है कि ये एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं ये, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। 9th और क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके अंदर तुम्हें ऐसे कंपाउंड दिखते हैं, आयरन CN6 ऐसे करके तुम्हें ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखता है। तो यहाँ पे भी देखो जो हमारा मेटल है वो कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट का है। तो यहाँ पे भी जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन से पहले डी ब्लॉक पढ़ना जरूरी है। तो ये थी सारी हमारी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। स्टार्टिंग हमने एटॉमिक रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस, उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद डेंसिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैग्नेटिक बिहेवियर, अलॉयज बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। तो ये सारी बातें सारी क्या है, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है। तो मैंने तुम्हें यहाँ मैक्सिमम 9 प्रॉपर्टीज करा दी हैं जिसके बारे में तुम लिख सकते हो। और अगर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूं इन्हीं प्रॉपर्टीज में, तो एक बात और होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और होती है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। या तो ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर फ्लोराइड्स बनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये इन्हीं के साथ क्यों बनाते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही मैक्सिमम कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। जैसे हमारा होता है ना KMnO4, K2Cr2O7, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही ये मैक्सिमम कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। तो और हमारे डी ब्लॉक क्या होते हैं, मेटल होते हैं और वो पॉजिटिव होते हैं, ये सबसे अच्छे नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव ही तो क्या मिलके क्या बनाता है, एक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्साइड्स और फ्लोराइड शो करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्साइड और फ्लोराइड में से भी मैक्सिमम ये ऑक्साइड्स ज्यादा बनाते हैं फ्लोराइड से। क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक तो ये लेस, मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस कम होती है इनमें, हिंड्रेंस लेस होती है। मतलब जब हम किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ बनाए और फ्लोरीन के साथ बनाए तो ऑक्सीजन में ये थोड़े से ऐसे डबल बॉन्ड से बन जाते हैं, तो जगह कम घेरते हैं और दूर दूर रहते हैं। और फ्लोरीन में ये, मान लो यहाँ पे मेटल फ्लोरीन के साथ बना रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे हिंड्रेंस आ जाती है और ये डबल बॉन्ड नहीं बनाते। तो दूसरा रीजन क्या लिख सकते हो कि ऑक्सीजन के साथ तो ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं और सेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लोरीन है उसके साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है, जिसकी वजह से इनमें क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाती है और वो जो भी हमारा फिगर है वो स्टेबल नहीं होता। तो इसलिए एक ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑक्साइड ज्यादा क्यों बनाते हैं, क्योंकि लेस हिंड्रेंस होती है, ठीक है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो होता है इन ऑक्सीजन, ठीक है। कंपैरिजन अगर फ्लोरीन से करें तो ऑक्साइड्स वाले में लो कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है, मतलब इसमें 4 6 में बन जाता है, उसमें 8 9 इतने हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रीजन कि ऑक्साइड और फ्लोराइड में ऑक्साइड ज्यादा क्यों प्रेफरेंस होती है, और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ ही मैक्सिमम कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो ये था ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जो आज हमने इस पार्ट 2 में डिस्कस किया है। तो बाकी का पार्ट हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।